Guys, hello and welcome to my YouTube channel. Today's our topic is contribution of Max Weber, bureaucracy theory. As we all know, हम क्लासिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं जिसमें हमने अभी दो बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशंस कवर किए हैं इस वीडियो से पहले, कंट्रीब्यूशन ऑफ F.W. टेलर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल, एंड दिस इज द लास्ट one an important contribution of classical approach, that is contribution of Max Weber और bureaucracy theory. इस टॉपिक को यूजी और पीजी लेवल पे ही पूछा जाता है. ये टॉपिक एज अ क्वेश्चन बन सकता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर या व्हाट इज़ अ ब्यूरोक्रेसी थ्योरी. तो आप इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. These topics are background and history, bureaucracy theory, features of bureaucracy theory, principles of bureaucracy theory, different types of authority by Max Weber, and a short and quick revision of all these topics. Let's start with the background and history of Max Weber. He was born in Prussia 1864. इनका जन्म प्रूशिया में हुआ था, जर्मनी में 1864 में, एंड डाइड इन जर्मनी 1920. और इनकी जो मृत्यु है वो भी जर्मनी में हुई थी 1920 में. ही वॉज एन जर्मन फिलोसोफर, ज्यूरिस्टिक और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड अ सोशियोलॉजिस्ट. ये इनकी डिग्री थी. एंड अथॉरिटी पावर्स क्या क्या थी? ब्यूरोक्रेसी थी और प्रोटेस्टेंट इथिक्स. And he was also father of interpretative sociology. ओके, जैसे F.W. टेलर फादर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, हेनरी फ्योल मैनेजमेंट के फादर थे, वैसे ये है फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी थ्योरी बाय मैक्स वेबर. जो मैक्स वेबर थे, इन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी थ्योरी दी थी, जो कि क्या थी वो हम देखते हैं. ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एक्सप्लेन द सेटअप, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज फॉर्मल, रैशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हायरार्किकल सिस्टम. ब्यूरोक्रेसी थ्योरी को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है जो कि एक बिजनेस के मैनेजमेंट को दिखाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को, जो कि फॉर्मल के बेसिस पे होता है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे कोई भी इको फ्रेंडली बिहेवियर लोग नहीं करते हैं, सिर्फ अपने वर्क को लेकर फोकस्ड होते हैं. रैशनल मींस लॉ एंड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि हायरार्किकल सिस्टम को फॉलो करे. हायरार्किकल मतलब अथॉरिटी का फ्लो टॉप टू बॉटम ही होगा. ठीक है. फिर अकॉर्डिंग टू ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन हैव वेल डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसेसेस एंड फोकस ऑन एफिशिएंसी. ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी हमें यह भी बताती है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रूल्स होंगे, प्रोसेसेस होंगी, और उसका सारा फोकस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सारा फोकस एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने पे होगा. एफिशिएंसी मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ओके. Max Weber major contribution toward the management school of thought is his theory of authority structure. He has also described organization on the basis of authority relation shared by them. देखो, जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी है मैक्स वेबर ने दी है, ये सभी जानते हैं. उनका जो कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट के लिए, वो है उनकी थ्योरी ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर. जो कि इनका अथॉरिटी स्ट्रक्चर है वो इस वीडियो में आगे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है उनके पॉइंट्स के बारे में. और उन्होंने अथॉरिटी का रिलेशन बताया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे. अब हम अगर ओवरऑल बात करें कि एक्चुअली में ब्यूरोक्रेसी को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, तो आप हमको किन पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं? ब्यूरोक्रेसी थ्योरी गिव्स सम पॉइंट्स. हाईली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्ट्रक्चर होगा वो हाईली मेंटेन्ड होगा. फॉर्मलाइज्ड मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी. इम्पर्सनल, जिसमें कोई भी पर्सनल थिंग नहीं होगी, जो कुछ भी होगा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा. लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड बी फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशन. लाइन ऑफ अथॉरिटी मतलब हायरार्किकल स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली फॉलो करेंगे.
ओके, दीज आर सम पॉइंट जिनसे आप ब्यूरोक्रेसी थ्योरी को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो इन शॉर्ट टर्म। ब्यूरोक्रेसी के ये कुछ पॉइंट्स, इनके प्रिंसिपल्स और फीचर्स से लेकर ही हमने एक शॉर्ट डेफिनेशन इसकी क्रिएट की है। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स listed below. The first one is division of work. According to bureaucracy theory, divide the work between the workers as per their specialization. ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे वर्क को डिवाइड कर दो वर्कर्स के बीच में उनकी स्पेशलाइजेशन से। जैसे अगर कोई पर्सन सेलिंग में एक्सपर्ट है तो उसको सेलिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, फाइनेंसिंग में एक्सपर्ट है तो फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज प्रैक्टिस्ड एट बोथ ऑपरेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ वर्क को, उसको दोनों लेवल पे, मतलब ऑपरेटिव मतलब सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल, और एडमिनिस्ट्रेटिव मीन टॉप लेवल, दोनों पे प्रैक्टिस किया गया है। ओके, अवर नेक्स्ट फीचर इज हायरार्की ऑफ पोजीशन। देखो, हायरार्की का मीनिंग ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स है वो अकॉर्डिंग टू देयर रैंक रहते हो, देयर स्टेटस रहते हो, उसको हम हायरार्की बोलते हैं। इसमें हायरार्की ऑफ पोजीशंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। मतलब हायरार्की रहनी चाहिए जो कि अथॉरिटी, पावर है किसी भी चीज की डिसीजन मेकिंग की एंड अनदर थिंग्स की, वो कैसे चलनी चाहिए? एक फ्लो में, जो कि टॉप बॉटम हो, मतलब टॉप लेवल होगा, फिर मिडिल लेवल होगा और फिर लोअर लेवल। जैसे कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट के जो होते हैं वो डिसीजन को देते हैं, फिर मिडिल लेवल वाले उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ लोअर लेवल। The bottom position in the hierarchy which is under the control of top level positions. जो बॉटम पोजीशन होती है किसी भी हायरार्की की, वो मतलब कि जो, जैसे कि हम कह सकते हैं लोअर लेवल जो है वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल के अंडर में वर्क करेगा, उनके थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। तो ये एक हायरार्की है ना कि पहला टॉप लेवल वाला है वो स्ट्रैटेजी बनाएगा, और फिर मिडिल लेवल वाला टैक्टिस करेगा, एंड लोअर लेवल मतलब कि ऑपरेशनल है, तो वो मतलब कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वर्क कर रहे हैं। हम इसको ऐसे भी हायरार्की को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में परफॉर्म किया जा रहा है वो हायरार्की ऑफ पोजीशन है। Thus this signifies the concept of unity of command. ये हमें concept of unity of command भी बताता है। unity of command क्या था? unity of command ये था कि एक बॉस है, एक यूनिट का सिर्फ एक बॉस होगा जो कि उसको ऑर्डर्स देगा और उनके साथ में वर्क करेगा ताकि वर्क अच्छे से हो सके। The nature of bureaucratic structure in an organization is hierarchical. जो ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा होना चाहिए? हायरार्कियल होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हायरार्कियल ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट हमारा है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन का बेसिक मीनिंग तो आप सब जानते ही हैं। फॉलोइंग द ऑब्लिगेशंस एंड अनदर under the management of top level, certain rules and regulations and processes are defined. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल होता है वो कुछ रूल्स, रेगुलेशन और प्रोसेस को हमको बताता ही है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशन आर एज फॉलो। इनके जो सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है, वो हमको मतलब कि बताई गई हैं। आगे देखते हैं। They help to standardize the organizational operation and decision. ये हेल्प करते हैं हमारे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं और उनके डिसीजन है उनमें एक स्टैंडर्ड लाने की। The learning and experience of past events help to derive future एक्शन। मतलब जो भी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं, जो कि हमें थ्रू इवेंट्स मिले हैं, कोई मिस्टेक हुई है या कुछ भी हुआ है हमारे पास्ट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसकी हेल्प से हम अपने फ्यूचर के एक्शन में इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, मान लीजिए अगर कुछ हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन सही से नहीं फिट हो रहे हैं तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। दे इंश्योर क्वालिटी अमॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। इक्वालिटी को ये दिखाते हैं किसके? ऑर्गेनाइजेशन में। अगर रूल्स आप एक पर्सन के लिए बनाओगे तो वो इक्वालिटी नहीं होगी, लेकिन अगर हर कोई इसको फॉलो करता है, वेदर इट इज ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल,
तो ये एक इक्वालिटी को दिखाएगा कि मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक इक्वालिटी है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे कि मान लो कुछ बेसिक रूल्स भी तो होते हैं कि नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, लाइक इस तरीक़ा के। तो ना तो टॉप लेवल वाला वहाँ पे ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कर सकता है, ना मिडिल लेवल और ना ही लोअर लेवल। ओके, सो दिस इज़ आवर रूल्स एंड रेगुलेशन। आवर नेक्स्ट फीचर इज़ इम्पर्सनल कंडक्ट। इम्पर्सनल कंडक्ट का बेसिक मीनिंग ये है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे किसी का भी कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप ना हो किसी भी सेकेंड पर्सन के साथ में, वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे कोई भी इमोशंस और सेंटिमेंट्स नाम की चीज़ों की जगह नहीं होगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे? इम्पर्सनल कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। Okay, members of an organization do not have any personal relationship with each other. जो भी members होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनके कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं होंगे। The decision making process strictly adhere to rules and regulation and is entirely impersonal in नेचर। जो डिसीजंस होंगे वो स्ट्रिक्टली लिए जाएंगे किसके बेसिस पे? रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे। और वो भी कौन सी? इम्पर्सनल नेचर। कोई भी पर्सनली उन पर कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने अगर रूल को फॉलो नहीं किया है या कोई मिस्टेक की है तो उसके पर भी वही चार्ज लगाया जाएगा जो एक सेकेंड पर्सन के ऊपर लगाया जाएगा। कोई भी पर्सनली रिलेशनशिप्स तो आपको नहीं दिखाने हैं। There is no space for emotions and sentiments in bureaucratic structure. एक bureaucratic organization की जो स्ट्रक्चर है उसमें इमोशंस और सेंटिमेंट की कोई भी जगह नहीं है। Another name of bureaucratic organization is depersonalization। मतलब कि एक सेकेंड नेम कौन सा है? depersonalization। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं होगी या फिर स्पेस नहीं होगी। तो दिस इज आवर इम्पर्सनल कंडक्ट। आवर नेक्स्ट फीचर इज टेक्निकल कॉम्पिटेंस। टेक्निकल कॉम्पिटेंस को हम बोल सकते हैं स्किल्स और नॉलेज के बारे में, कि एक सर्टन पर्सन में कितनी स्किल्स और नॉलेज है उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर या उसके टैलेंट को लेकर। उसके टैलेंट को भी बोल सकते हैं हम। Technical competence play a major role in selection of bureaucracy। ब्यूरोक्रेसी की सिलेक्शन में टेक्निकल कंपटीशन का एक मेजर रोल होता है। A bureaucrat only gets selected for his technical competencies and do not basis on election or inheritance। कोई भी ब्यूरोक्रेट को अगर वो सिलेक्ट किया जाएगा तो उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज के ऊपर बेसिस पे होगा, ना कि इलेक्शंस और इनहेरिटेंस के बेसिस पे होगा। Even promotion in bureaucracies are totally based on technical qualifications and performance। जो प्रमोशंस होंगे वो भी किसके बेस पे होंगे? उनकी क्वालिफिकेशंस और उनकी परफॉर्मेंस पे होंगे। सो दिस इज आवर 5 फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। प्रिंसिपल्स ऑफ फीचर कुछ कुछ सिमिलर ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड वन इज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। थर्ड इम्पर्सनल कंडक्ट। फोर्थ क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर्मल सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज एंड कैरियर डेवलपमेंट। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। एज वी ऑल नो डिवीजन ऑफ वर्क मतलब वर्क को डिवाइड कर दो बिटवीन वर्कर्स जिनके पास जिस चीज़ की स्पेशलिटी है उसके बीच में। जैसे कोई अगर सेल डिपार्टमेंट का है तो उसको सेलिंग डिपार्टमेंट में डाल दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट का तो उसको फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में भेज दो। द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क स्टेट दैट एनी वर्क प्रोजेक्ट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क अमॉन्ग वर्कर्स बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइजेशन। जो भी हमारा टास्क है उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा वर्कर्स के बीच में उनकी स्पेशलाइजेशंस को देखकर। दिस डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट्स अचीविंग स्पेशलाइजेशन इन स्किल। जो ये डिवीजन ऑफ वर्क है वो हमको स्पेशलाइजेशन भी अचीव करने में हेल्प करेगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की का मीनिंग मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्क को एज अ चेन करना, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड lower level. Hierarchy of authority refers to the chain of command that place one
इंडिविजुअल और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अनदर। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी में ये कहते हैं कि एक चेन ऑफ कमांड चलनी चाहिए, लाइक जैसे टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल वालों को अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा और डिसीजंस लेगा उनके लिए, मिडिल लेवल वाला सुपरवाइजरी लेवल के लिए। तो वो चेन हमेशा चलनी चाहिए, वो ब्रोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समथिंग लाइक अ स्केलर चेन प्रिंसिपल हमने जो पढ़ा था हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में, 14 प्रिंसिपल्स में। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी इज अ रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है वो एक रैंकिंग पोजीशन है, किसमें? एक ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इम्पर्सनल कंडक्ट। एज यू ऑल नो, इम्पर्सनल कंडक्ट जहाँ पे कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए कोई भी स्पेस नहीं होती है, ओके। An impersonal relationship is formed with another person in order to satisfy a need or goal। मतलब एक इम्पर्सनल रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कोई भी पर्सनल थिंग्स ना हो, जो कि क्रिएट किया जाए सिर्फ नीड को और गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी अट्रैक्ट विद अ कैशियर एट ग्रोसरी शॉप वी आर टिपिकली इंगेजिंग इन इम्पर्सनल रिलेशनशिप। जब हम किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और कैशियर से मिलते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? एक इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है, जिसमें हम कोई भी पर्सनल टॉक करने नहीं जाते हैं उससे। कन्वर्सली अ पर्सनल रिलेशनशिप इज वन इन विच पर्सन केयर अबाउट ईच अदर। एक पर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है? जिसमें हम एक सेकेंड पर्सन के बारे में केयर करते हैं, ठीक है। वो पर्सन हमारे बारे में केयर करता है, हमारी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करता है, हम उसकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको हर्ट नहीं करना चाहते, वो हमको हर्ट नहीं करना चाहता। बट वही सेम इसका कन्वर्स कर दे तो इम्पर्सनल रिलेशनशिप में सिर्फ हम किसी एक पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए उस रिलेशनशिप में होते हैं, ओके। सो दिस इज इम्पर्सनल कंडक्ट प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रिंसिपल को आप इसके सब हेड के थ्रू ही समझ रहे होंगे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको क्लियरली डिफाइन किया जाए एक ऑर्गेनाइजेशंस में। रूल्स रिफर्स टू एन आइडियल मेथड एंड प्रोसीजर कंसर्निंग एनी प्रोविजन रिटन इन द एक्ट। मतलब कि रूल्स है वो एक आइडियल मेथड है और प्रोसीजर भी कह सकते हैं, जिसमें हमें किसी प्रोविज़न जो कि किसी हमें एक्ट में लिखा होगा, लाइक नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग ऐसा लिखा होता है, तो वो रूल्स होते हैं जो कि एक आइडियल मेथड है और एक प्रोसीजर है। कन्वर्सली रेगुलेशन इम्प्लाइज द डायरेक्टिव विच आर क्रिएटेड बाय बॉडी इटसेल्फ फॉर इट्स फंक्शनिंग। और रूल्स एक ऐसा मतलब कि डायरेक्टिव होता है जिसको हम यहाँ कह सकते हैं एक तरह का एक्ट होता है जो कि एक पर्सन के थ्रू ही बनाया जाता है, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट वो बना रहा है या मिडिल लेवल बना रहा है तो वो होता है, ओके। रूल्स आर सबऑर्डिनेट टू एक्ट वाइल रेगुलेशंस आर सबऑर्डिनेट टू बोथ एक्ट एंड रूल्स। जो कि रूल्स है वो एक सबऑर्डिनेट है किसके लिए? किसका? एक्ट का। किसी भी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए एक ऑब्लिगेशंस है, जबकि जो रेगुलेशंस है वो एक्ट और रूल दोनों है। सो दिस इज अवर रूल्स एंड रेगुलेशंस। द फिफ्थ वन इज फॉर्मल सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन। Formal selection bureaucracies hire and promote employees based on technical abilities and qualifications। जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल सिलेक्शंस किया जाता है वो उनकी टेक्निकल एबिलिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन के बेसिस पे किया जाता है। दिस इंश्योर्स अ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स एंड मिनिमाइज नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म लीडिंग टू अ मेरिट बेस्ड सिस्टम। मतलब यहाँ पे मैं क्या है कि कोई भी नेपोटिज्म को फॉलो नहीं करेगा, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होगा कि कोई अगर फेवरेट है तो उसको आप मतलब कोई भी पोस्ट या फिर कोई भी पोजीशन दे सकते हो। ये सिर्फ मेरिट बेस्ड, जिसकी जितनी क्वालिफिकेशंस होगी या जो जिसके एवल होगा उसको वही प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी इनफॉर्मल तरीका नहीं किया जाएगा कि लाइक वो इसका फ्रेंड है तो उसको ये पोस्ट मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स और उसके टैलेंट के बेस पर ही जो सिलेक्शन किया जाएगा उसको मेरिट बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होगा। सो दिस इज आवर फॉर्मल सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कैरियर डेवलपमेंट। कैरियर डेवलपमेंट का मीनिंग आप समझ रहे हो कि प्रमोशंस से रिलेट हम कर सकते हैं। The principle of career orientation in ideal bureaucracy is that every employee has a unique set of skills
मतलब कैरियर ओरिएंटेशन तभी होगा जब एक एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसके पास में उसकी एक स्पेसिफिक स्किल होगी. इट्स द एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैच देयर एम्प्लॉयज़ विद द जॉब द बेस्ट सूट देम. मतलब कि अब ये एम्प्लॉयर जो कि एम्प्लॉय को हमारी कंपनी में स्टाफिंग करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज़ की जो उसको मतलब जिसकी जो एबिलिटी है उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन किया जाए. इन अदर वर्ड्स, employees should be given career path where they can grow into different role over time while still getting opportunity to try new things. This way everybody wins. इन्होंने कहा है कि अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो एम्प्लॉयज़ को जो है एक करियर पाथ देना चाहिए जहां वो ग्रो कर सके अपने डिफरेंट रोल्स में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, और नई अपॉर्चुनिटी को भी ट्राई कर सके जिससे वो हर कोई जीत जाए, मतलब कि हर कोई अपने कैरियर को डेवलप कर सके. सो दिस इज़ आवर 6th प्रिंसिपल. अब हमें पढ़नी है नेक्स्ट, डिफरेंट अथॉरिटीज़ ऑफ ब्यूरोक्रेसी. दिस इज़ द बेस्ट एंड very important topic of bureaucracy theory. Different types of authorities by bureaucracy theory. There are 3 types of authority by Max Weber. The first one is rational legal authority. Under the legal obligations, evidence holds a well-known position or rank within the hierarchy followed by business unit, a military unit and government. एक ऐसी तरह की अथॉरिटी जो कि ऑब्लिगेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस से बनी हो, जो कि किसके द्वारा होल्ड की जाती है, एक बिजनेस यूनिट के द्वारा या एक मिलिट्री यूनिट या गवर्नमेंट के थ्रू जो कि होल्ड की जाती है, ऐसी लीगल अथॉरिटी को हम कहते हैं. लीगल मतलब कि लॉ से बनी है, कानूनी अथॉरिटी जो है वो उसको हम कहते हैं रैशनल लीगल अथॉरिटी. लाइक ऑफिशियल्स इलेक्टेड बाय वोटर्स, जो हमारे लीडर्स हैं वो वोटर्स के थ्रू ही तो इलेक्टेड किए जाते हैं. तो दिस इज़ रैशनल लीगल अथॉरिटी. जिसमें लीगलिटी हो, जिसमें लॉ आ जाए, वो रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है. ओके, जिसमें हमारी गवर्नमेंट आ जाए, तो दिस इज़ अवर रैशनल लीगल अथॉरिटी. अवर सेकेंड अथॉरिटी इज़ ट्रेडिशनल अथॉरिटी. अ पर्सनल बिलोंगिंग टू अ हायर पोजिशन और रैंकिंग हैविंग an authority to recognize conventionally, like a member of royal family, may influence other pupils in society to obey his orders, to respect his opinion. एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऐसी तरीका की अथॉरिटी जो हायर पोजीशन के पर्सन के पास होती है. एक कह सकते हैं कि जैसे कि पहले होता था कि रॉयल फैमिलीज़ होती थी तो जो किंग के पास अथॉरिटीज़ होती थी, या आज भी होती है. कई अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं या खुद को ही लोग लीडर बना लेते हैं. जैसे कि आज भी आपने देखा होगा विलेजेस में सरपंच होते हैं, या फिर कोई बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो वो लोगों को अपने ऑर्डर्स को मानने पे मजबूर कर सकते हैं, उनके ओपिनियन को फॉलो करने पे भी मजबूर कर सकते हैं. ऐसी भी एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है जो कि उनकी ट्रेडिशन से आती है, कस्टम एंड ट्रेडिशन से आ जाती है. ओके, आवर नेक्स्ट अथॉरिटी इज charismatic authority. If a person has a charismatic character or an appeal in his behavior, he may be followed or obeyed by pupils. एक यूनिक कैरेक्टर कह सकते हैं, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि किसी के कैरेक्टर से आए. लाइक कोई एक पर्सन है जिसके अंदर लीडर क्वालिटीज़ हैं, तो उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी जो पावर है, उसके जो डिसीजंस हैं, लोग हो सकता है फॉलो करें जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर एंड कैरेक्टर. जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो बहुत ही ज़्यादा दूसरों से घुल मिल जाते हैं, फ्रेंडली, इको फ्रेंडली बिहेवियर के होते हैं, तो उनके डिसीजंस को लोग मानते भी हैं और नेग्लेक्ट भी कर देते हैं. तो ये एक यूनिक पर्सनालिटी होती है जिसकी अथॉरिटी को लोग मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसके ही अथॉरिटी, उसकी ही पावर, उसके ही डिसीजंस को या उसी के पाथ को फॉलो करे, ज़रूरी नहीं है. लेकिन कुछ पीपल्स होते हैं जो उसकी बातों को मानते हैं जस्ट बिकॉज वो एक यूनिक कैरेक्टर है, वो एक उसकी थॉट्स यूनिक है, उसका प्रोसेस यूनिक है, इस वजह से लोग उसकी बातों को ध्यान देते हैं. सो रैशनल लीगल अथॉरिटी जो लॉ के थ्रू बनी हो, और सेकेंड वर्ज ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशन की वजह से आ गई हो या फिर रॉयलिटी की वजह से आ गई हो, और charismatic मतलब जो एक यूनिक कैरेक्टर की अथॉरिटी होती है. ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक रिविजन ऑफ दीज ऑल topics. History and background.
Max Weber is father of interpretative sociology. He born in Prussia, died in Germany 1864 to 1920. What is bureaucracy theory? A theory in which a hierarchical structure should be followed, up impersonal conduct, division of work, and line of authority should be followed by the pupils. Feature: division of work, hierarchy of positions, rules and regulation, impersonal conduct, and technical competence. Division of work means specialization. Hierarchy and position means chain of command should be followed by them, top to bottom. Rules and regulation should be followed. Impersonal conduct, there is no space for personal relationship. Technical competence means certain skills and knowledge. Principles of bureaucracy: division of work, specialization, hierarchy of position, chain of command should not be broken. Impersonal contact, no personal relations space in organization. Clearly defined rules and regulations. Formal selection of employees, not in an informal way. And career development means promotion. Different types of authority: rational legal authority maintained by law and government, traditional authority maintained through royalty, and charismatic maintained by a unique character. Okay, so this is our quick revision of bureaucracy theory. आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आया हो और पसंद आया हो. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.